मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 विज्ञान विषय पढ़ रहे थे। विज्ञान विषय में अपना चैप्टर था हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, हमारे चारों ओर जो परिवर्तन होते हैं उनको हम वो दो रूपों में बांट सकते हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन जो स्थायी होते हैं, जो एक बार परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था को धारण नहीं कर सकते, और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं, यानी एक बार परिवर्तित होने के बाद भी पुनः अपनी मूल अवस्था को धारण कर सकते हैं। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, और जो अपनी मूल अवस्था को धारण नहीं कर सकते वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तनों के हमने लास्ट वीडियो में कुछ उदाहरण भी पढ़े थे। लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 6 के पाठ 6 के क्रियाकलाप 6.4, 5, 6, 7 उनमें देखा था कि जैसे बच्चे हैं वो एक कागज़ को फाड़ करके उसको वापस जो चिपका देते हैं, एक कागज़ को परिवर्तित करके उसकी नाव बना लेते हैं और वापस उलट करके उस कागज़ को मूल कागज़ प्राप्त कर लेते हैं। कुछ है वो ऐसे जैसे कि है वो गूंदे हुए आटे को है वो चपाती में परिवर्तित कर देते हैं, और फिर चपाती जो बेली हुई चपाती है उससे पुनः वो आटा बना लेते हैं। एक फोम का जो गद्दा है उसको दबाते हैं और पुनः अपनी वो मूल अवस्था को छोड़ते ही वापस धारण कर लेता है। ऐसे ही एक गुब्बारा होता है, उसमें हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है। जैसे ही उसको छोड़ा जाता है हवा बाहर निकलती है तो वो अपनी मूल अवस्था को वापस धारण कर लेता है। यानी इन सभी क्रियाकलापों के अंतर्गत हमने यही देखा कि पदार्थ के अंदर परिवर्तन हुआ, लेकिन पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था को धारण कर लेता है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ में परिवर्तन होने के बाद अपने मूल अवस्था को धारण कर लेता है, ऐसे परिवर्तनों को हम वो उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है कि क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके होते हैं क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके होते हैं क्या, और भी तरीके होते हैं क्या। ये पहला तरीका हमने देखा कि पदार्थ इन सभी क्रियाकलापों से, सभी जो उदाहरण मैंने आपको बताए उन उदाहरणों में कि पदार्थ परिवर्तित हुआ और अपनी मूल अवस्था को वापस धारण कर लेता है, लेकिन क्या और भी कोई तरीका होता है कि जिसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था को धारण नहीं करता। जैसे हम अपने घरों के अंतर्गत देखते हैं कि लोहे के जो औजार होते लोहे के जो औजार होते हैं उन लोहे के औजारों के ऊपर लकड़ी के हत्थे चढ़ाए जाते हैं। तो लोहे के औजारों पर लकड़ी के हत्थे कैसे चढ़ाए जाते हैं कि लोहे के औजारों को गर्म किया जाता है और गर्म करके उसके ऊपर वो लकड़ी के हत्थे चढ़ा दिए जाते हैं, यानी उसके बाद उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो लोहे के औजारों को गर्म करके उसके ऊपर लकड़ी के हत्थे चढ़ाने
की जो प्रक्रिया है वो जब लोहे को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर लोहा है वो एक बार क्या होता है सिकुड़ता यानी प्रसारित होता है, फैलता है और फैलने से उसके अंदर जो होता है वो आसानी से उसके अंदर चला जाता है। उसके बाद है वो ठंडा करने पर वापस सिकुड़ता है जिससे वो उस हत्थे को जकड़ करके पकड़ लेता है। तो ये जो परिवर्तन एक बार हो गया उसके बाद है वो लोहे का हत्थे से वो लकड़ी का जो हत्था है उस लोहे के औजार से वापस बाहर नहीं निकलता क्योंकि वो परिवर्तन दोबारा नहीं होता। तो ऐसे ही है वो जैसे पुराने टाइम में जो है वो पहिए होते थे उन पर है वो धातु की रिम चढ़ाई जाती थी। लकड़ी के जो पहिए होते थे उसके ऊपर धातु की रिम चढ़ाई जाती थी। तो लकड़ी का जो पहिया होता है धातु की रिम को गर्म करते हैं तो धातु की रिम थोड़ी फैलती है और उससे वो लकड़ी के ऊपर वो आसानी से आ जाती है। तो उससे लकड़ी के पहिए के चारों ओर वो रिंग आसानी से चढ़ जाती है। जैसे ही वो ठंडा होता है वो लोहा तो ठंडा होने पर उससे लकड़ी के वो टायर के ऊपर लोहे की रिंग उसके बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपक जाती है और वो बाहर नहीं निकलती है। तो ऐसे ही जल को जब हम वो गर्म करते हैं तो जल को गर्म करने के बाद जल है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है यानी वो गैस बन करके उड़ जाता है। हालांकि उस वाष्प को इकट्ठा करके हम उसको पुनः वो जल में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो परिवर्तन जो है वो एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन है, जबकि जो मैंने और उदाहरण बताए वो सब के सब कौन से हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के। जैसे हम अब एक उदाहरण और देखते हैं कि मोमबत्ती को जलाया जाता है तो मोमबत्ती का मोम जलता है और कुछ मोम पिघल करके नीचे आता है, कुछ मोम है वो जल करके है वो गैसों में परिवर्तित हो जाता है, धुएं में परिवर्तित हो जाता है। तो पूरा का पूरा मोम धीरे धीरे जलता हुआ पूर्णतः है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, वो धुएं में परिवर्तित हो जाता है, यानी उससे वो मोम है वो गैसों में बदल जाता है। अब उन गैसों को इकट्ठा करके हम वो वापस मोम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो परिवर्तन का जो उदाहरण है वो कैसा उदाहरण है, अनुत्क्रमणीय उदाहरण है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। यानी इस परिवर्तन में पदार्थ एक बार जब परिवर्तित हो जाता है तो उसके बाद पुनः अपनी मूल अवस्था को धारण नहीं करता। तो ऐसे परिवर्तन जिन परिवर्तनों में पदार्थ एक बार परिवर्तित होने के बाद अपनी मूल अवस्था को धारण नहीं कर सकता, ऐसे परिवर्तनों को हम वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। इन अन्य उत्क्रमणीय परिवर्तनों का ही एक और उदाहरण है, जैसे गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिला करके उस दूध को पूर्णतः दही में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। हम अमूमन अपने घरों में दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि दूध को दही में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया या रासायनिक जो परिवर्तन है वो एक प्रकार का है वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो दूध का दही में बदलना, मोमबत्ती का है वो जल करके गैसों में परिवर्तित होना, लोहे के लकड़ी के है वो टायरों पर धातु की रिम का चढ़ाना, इस प्रकार की जो ये है वो कुछ जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों को हम है वो क्रियाकलाप 7 की सहायता से समझ सकते हैं। क्रियाकलाप आपकी किताब का क्रियाकलाप 7 जो है उसमें क्या है, एक मोमबत्ती लेते हैं और उस मोमबत्ती को है वो जलाते हैं और जलाने पर है वो जो मोम है वो धीरे धीरे है वो गैसों में बदलता जाता है और गैसों में बदलता जाता है और पूर्णतः है मोम गैसों में बदल जाता है। तो ये जो है वो मोम का ठोस पदार्थ का है वो गैसों में परिवर्तित होना एक प्रकार का परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन को हम है वो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में हम पुनः है मूल पदार्थ यानी मोम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो
पदार्थों में होने वाले ये जो परिवर्तन हैं वो कौन से हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट हुआ है कि पदार्थों में होने वाले, हमारे चारों ओर होने वाले जो परिवर्तन हैं वो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक का नाम है उत्क्रमणीय परिवर्तन और दूसरे का नाम है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। आपकी किताब के पाठ 6 के अंतर्गत हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन नामक पाठ जो है उसके अंदर इन्हीं दोनों परिवर्तनों के उदाहरण सुस्पष्ट तरीके से दिए गए हैं। कुछ क्रियाकलाप भी दिए गए हैं और उन क्रियाकलापों के माध्यम से ये समझाया गया है कि कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन सा परिवर्तन हुआ है। जैसे कागज से बच्चे का नाव बनाने में कौन सा परिवर्तन हुआ है, तो वहाँ पर कागज से बच्चे ने नाव बनाई और नाव को धेड़ करके पुनः कागज प्राप्त कर लिया, परिवर्तन हुआ उत्क्रमणीय परिवर्तन। ऐसे ही है वो एक बच्चे ने है वो नमक को, एक बच्चे ने है वो जल को नमक में घोल लिया और घोलने के बाद है उस विलयन को बच्चे ने गर्म किया तो वो जो नमक है वो धीरे धीरे जल है वो वाष्प में परिवर्तित हुआ और वो जो वाष्प है उस वाष्प को ठंडा करके पुनः जल प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर जो परिवर्तन है वो है एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी जल का बर्फ में बदलना, बर्फ का है वो जल में बदलना या जल का वाष्प में बदलना, वाष्प का पुनः जल में बदलना, ये एक प्रकार का परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यानी बर्फ से जल, जल से वाष्प, वाष्प से जल और जल से बर्फ, ये पूरी प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? बर्फ का जल में बदलने की जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार की कौन सी प्रक्रिया है? वो एक प्रकार की है वो वाष्पीकरण, वो एक प्रकार की है वो बर्फ जब पिघलने की प्रक्रिया है, उसमें बर्फ पिघलती है और पिघल करके वो जल में परिवर्तित हो जाती है। और जल का वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। और वाष्प का है वो पुनः जल में जो बदलने की जो प्रक्रिया है वो एक संघनन की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से है वो जल तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस, यानी वाष्प, जल और बर्फ तीनों में परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किस प्रकार के परिवर्तन हैं? वो एक प्रकार की उत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ से जल बन रही है, जल से बर्फ बन रहा है, वाष्प से जल बन रहा है, जल से वाष्प बन रही है, यानी पदार्थ पुनः परिवर्तित अपनी मूल अवस्था को धारण कर रहा है। ऐसे ही है वो जो उत्क्रमणीय परिवर्तन जो होते हैं उन परिवर्तनों के अंदर और भी, जैसे आपकी किताब में है वो उदाहरण दिए गए हैं, मतलब आटे को गूंद करके चपाती में परिवर्तित करना, गुब्बारे को फुलाना, जो फोम है उसको दबा करके छोड़ना, स्प्रिंग को दबा करके छोड़ना, ये सारी जो है वो उदाहरण है वो किस प्रकार के हैं? वो एक प्रकार के उत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण हैं। लेकिन इसके बाद अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों के भी आपके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, दूध का दही में बदलना, पाचन की क्रिया, ये जो उदाहरण हैं वो सब के सब कौन से परिवर्तनों के उदाहरण हैं? क्योंकि दूध जब दही में बदल जाता है तो दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जब अगरबत्ती या मोमबत्ती जल करके वो वाष्प या गैसों में परिवर्तित हो जाती है तो उन गैसों या वाष्प से पुनः अगरबत्ती या मोमबत्ती प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को हमें वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ये जो उदाहरण हैं इन उदाहरणों से, यानी क्रियाकलाप जो आपका 7 है, क्रियाकलाप 7 से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है वो स्पष्ट होता है। क्रियाकलाप 7 से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन स्पष्ट होता है। क्रियाकलाप 7 को पढ़ करके आप ये समझ सकते हैं कि उस क्रियाकलाप के माध्यम से ये बताया गया है कि इसमें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ है, यानी पदार्थ एक बार परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था को धारण नहीं करता। ऐसे परिवर्तन जो कहलाते हैं वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। तो इसी
पाठ के अंदर सिर्फ दो ही बातें हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी हमारे चारों ओर होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन और दूसरा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्नों में प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों में आपसे यही पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ है, उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। ऐसे ही प्रश्न आपके बनाए, यानी हमारे चारों ओर होने वाले जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों की आपको उदाहरण दे करके पूछा जाएगा कि वो बर्फ है वो जल में बदल गई है, परिवर्तन कैसा हुआ है। तो हम वहाँ पर कहेंगे कि बर्फ जल में बदली है तो परिवर्तन यहाँ पर उत्क्रमणीय हुआ है। एक कागज को फाड़ दिया है, परिवर्तन कैसा हुआ है, तो परिवर्तन वहाँ पर उत्क्रमणीय है। एक कागज को जला दिया है, परिवर्तन कैसा हुआ, वहाँ पर परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है। यानी कागज फाड़ने से कागज से पुनः कागज बनाया जा सकता है, लेकिन कागज को जलाने के बाद पुनः कागज प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जलाने में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, फाड़ने में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन जो है वो उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यही उदाहरण दे करके आपके हमारे चारों ओर होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको दो भागों में बांटा गया है और हमें यही समझना है कि कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय है और कौन सा परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय है। इसके साथ ही ये जो पाठ है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं कि पहला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन परिवर्तन किसी पदार्थ का रूप बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? परिवर्तन। किसी पदार्थ के रूप बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवर्तन। यानी पदार्थ जब बदल जाता है, बदलाव आ जाता है, चेंजेज आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। ऐसे ही आपके एक शब्द है वाष्पन, यानी द्रव्य का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। ऐसे ही एक शब्द है प्रसार। प्रसार यानी फैलना। जैसे धातुओं को गर्म करते हैं तो उनमें क्या होता है? प्रसार होता है, वो फैलती है। एक होता है संकुचन, यानी पदार्थ जब है वो सिकुड़ता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संकुचन कहते हैं। यानी धातुओं को गर्म करके ठंडा किया जाता है तो उसमें संकुचन होता है। ऐसे ही एक शब्द है गलन। बर्फ है वो जल में बदलती है तो गलन की प्रक्रिया होती है, बर्फ गल करके जल में बदलती है। तो ये जो गलन है, संकुचन है, वाष्पन है, ये जो शब्द है, ये शब्द है वो आपके कठिन शब्द हैं और इन शब्दों से पूर्णतः है आप वाकिफ हैं। मैंने आपको इन अलग अलग शब्दों को अलग अलग स्पष्ट भी कर दिया है। परिवर्तन किसे कहते हैं? किसी वस्तु के अंतर्गत बदलाव आना, किसी वस्तु की या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना, किसी पदार्थ के अंतर्गत रूप में बदलाव आना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। संकुचन से तात्पर्य है धातुओं को जब या पदार्थ को जब गर्म किया जाता है और गर्म करके ठंडा किया जाता है तो वो जब सिकुड़ता है तो उस क्रिया को हम संकुचन कहते हैं। जब पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो प्रसारित होता है, फैलता है, उसे हम संकुचन या प्रसार कहते हैं। जब पदार्थ को है वो गर्म किया जाता है, वो भाप या वाष्प में बदलता है तो उस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। जब ठोस को गर्म किया जाता है तो वो द्रव्य में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को हम गलन कहते हैं। तो ये कुछ है वो उदाहरण हैं, यानी कठिन शब्द हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ आपका पाठ कंप्लीट हो गया है, यानी छठा पाठ चैप्टर संख्या 6 आपकी किताब का कक्षा 6 की विज्ञान की किताब का पाठ संख्या 6 कंप्लीट हो गया है। और अगले वीडियो में हम इस पाठ के हम पढ़ेंगे प्रश्न, अभ्यास प्रश्न। मैं अभ्यास प्रश्न करवाऊँ, इससे पहले भी आप भी है वो पाठ को पढ़ करके मेरे वीडियो को सुन करके और पाठ के पीछे दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए हल किए गए प्रश्नों से उनका मिलान करिए और अपनी नोटबुक या कॉपी में उनको नोट करके और मेरे को हर वेडनेसडे या थर्सडे को कॉपी चेक स्कूल में ला करके दे करके करवाएं। इसके साथ धन्यवाद।